हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं BHIC 131, उसका जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी वगैरह वगैरह उसका पार्ट कवर अप कर रहे हैं। तो उसका हम लोग पार्ट जो 2 है वो हम लोग कवर अप करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कवर अप किए थे, आज पार्ट 2 कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं इससे पहले जो हम लोगों ने कवर अप किया था। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे जो हम लोग कवर अप कर रहे हैं अभी BHIC 131 यूनिट 14, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी या सोसाइटी मॉडर्न एम्पायर के ऊपर में, उसका पार्ट 1 तक कवर अप किया था हम लोगों ने। पॉलिटिकल चीजें, मिलिट्री की चीजें, ठीक है, कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कोर्ट सिस्टम क्या थी वगैरह वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखेंगे। मतलब प्रोविंस में कैसे कंट्रोल होता था, अर्बन सेंटर्स में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में पहले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कवर अप करते हैं। चलिए, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एसेंशियल टू मैनेजिंग अ वास्ट एम्पायर। तो प्रोविंशियल बहुत ही एसेंशियल था, इंपॉर्टेंट था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, प्रोविंसेस वर गवर्न्ड बाय रॉयल प्रिंसेस कुमार एंड और ट्रस्टेड ऑफिसर्स आर्यपुत्र। तो जो प्रोविंस को उसको कौन गवर्न करता था? रॉयल प्रिंस जो थे, मतलब राजकुमार, ठीक है, और ट्रस्टेड ऑफिसर्स जो थे उसको हम कहते हैं आर्यपुत्र। वो मतलब देखभाल करते थे। सपोर्टेड बाय काउंसिल ऑफ महामत्रास एंड मिनिस्टर्स। तो उसको सपोर्ट कौन करता था? महामत्रास एंड मिनिस्टर। जैसे आजकल नेता मंत्रियों को MLA MP IAS ऑफिसर्स है, BDO SDO वगैरह कंपेयर करते हैं, सेम टू सेम ऐसा सिस्टम चलता था। तो वो तो देखो पुराने चीजें से ही हमारा दिमाग में आता है चीज, है ना। अशोकन एडिक्ट्स फ्रॉम धौली एंड जोगाड़ा मेंशन सच प्रोविंशियल सेंटर्स। तो अशोका एडिक्ट्स में जहां पे धौली या फिर जोगाड़ा में मेंशन किया गया है कुछ प्रोविंशियल सेंटर्स के बारे में, जैसे तक्षशिला, तोसाली, उज्जैन एंड सुवर्णगिरी। नोटेबली दिस रीजन्स वर नॉट यूनिफॉर्मली एडमिनिस्टर्ड एंड ऑटोनॉमी वेरीड बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो देखो यूनिफॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जाता था, बल्कि ऑटोनॉमी थी अलग अलग। ठीक है, अलग अलग ऑटोनॉमी थी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग लोग कंट्रोल करते थे। पॉलिटिकल अलग, कल्चरल अलग, इकोनॉमिक कंडीशंस अलग था। ठीक है, दिस सजेस्ट अ फ्लेक्सिबल मॉडल ऑफ गवर्नेंस वेयर यूनिफॉर्म डायरेक्टिव्स वर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट थ्रू आउट द एम्पायर। तो ये सजेस्ट करता है एक फ्लेक्सिबल मॉडल था, क्योंकि यूनिफॉर्म गवर्नमेंट को मुश्किल होता था इतना बड़ा इंप्लीमेंट करना चीजें को। ठीक है, तो इतना बड़ा एम्पायर था। एट द ग्रास रूट लेवल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व अराउंड विलेज यूनिट्स। तो ग्रास रूट लेवल में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था जो विलेज को कंट्रोल करती थी। द ग्रामिका और विलेज हेडमैन, गोप इन चार्ज ऑफ 5 और 10 विलेजेस एंड स्थनिका इन चार्ज ऑफ लार्जर क्लस्टर्स फॉर्म द एसेंशियल नेटवर्क्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, सेंसस, लॉ एनफोर्समेंट एंड बेसिक जस्टिस। तो गांव घर में कैसे मेंटेन किया जाएगा सेंसस को, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे किया जाएगा, लॉ को कैसे एनफोर्समेंट किया जाएगा, जस्टिस कैसे, कोई भी गलत काम करता है तो उसको जस्टिस कैसे करना है। तो सबसे पहला एक विलेज हेडमैन होता है, जिसको हम लोग सरपंच भी कहते थे, अभी कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग ग्रामिका कहते थे उस समय पे। उसके बाद में 5, 6, 10 विलेज का जो हेड होगा, मतलब 4, 5 ग्रामिका को लेके एक गोप बनेगा, और बहुत सारे गोप को लेके लार्ज क्लस्टर्स ऑफ विलेज को लेके मतलब एक आदमी रहेगा, जिसको मतलब स्थनिका। द स्थनिका, द्रोणमुख एंड करवतिका रिप्रेजेंटेड डिसेंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन जोन्स कंपोज्ड 800, 400 एंड 200 विलेजेस। तो देखो स्थनिका कितने विलेज कंट्रोल करेगा? 800, द्रोणमुख 400 और करवर्तिका 200 विलेज को कंट्रोल करेगा। ठीक है, हाउएवर हिस्टोरियंस डिबेट द एक्सटेंट टू व्हिच दिस थियोरेटिकल मोड्स डिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र वर एक्चुअली इंप्लीमेंटेड। तो देखो कहा जाता है कि थियोरेटिकल मोड में तो कहा गया है, डिस्क्राइब किया गया अर्थशास्त्र में, पर एक्चुअली ये तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी एक मैटर है। ठीक है, मतलब डिबेट है ये चीज, मतलब वो मेंटेन होता भी था कि नहीं था। ठीक है, वो चीज यहां पे कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चलो, द नेचर ऑफ मौर्यन स्टेट हैज बीन डिबेटेड बाय स्कॉलर्स। तो मौर्यन स्टेट का जो नेचर था वो डिबेट, स्कॉलर्स लोग उसको मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, डिबेट करते हैं इसके बारे में। व्हाइल अर्लियर व्यूज लाइक दोज ऑफ रोमिला थापर एंड चक्रवर्ती सजेस्ट अ हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट, रीसेंट इंटरप्रिटेशन एक्नॉलेज्ड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड रीजनल वेरिएशन। Gerard Fussman and I.W. Mabeth argue against feasibility of purely centralized structure given the communication and logistic limitations of the time। मतलब कहते हैं, देखो कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ इस समय पे सेंट्रलाइज थी, जैसे थापर, चक्रवर्ती। ठीक है, वो कहते हैं कि एक हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट था। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी थी, रीजनल वेरिएशन था। पर कुछ लोग कहते हैं क्या इस फिजिबिलिटी को धिक्कारते हैं, बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्योरली सेंट्रलाइज नहीं था। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं था एंड लॉजिस्टिक उस समय पे लिमिटेशन थी, सोर्स नहीं थे उतने, तो कैसे मेंटेन हुआ होगा।
Thapar later revised her model, proposing a three-tier system: the metropolitan core, Magad, the resource-rich areas, Kosala, Avanti, Gandhar, and peripheries, peninsular India, north western borderland, each receiving different degrees of administrative इंटीग्रेशन एंड एडिशन। बाद में जो थापर थे उन्होंने थ्री टियर सिस्टम को चेंज अपना जो प्रपोज किया कि उस समय पे शायद थ्री टियर सिस्टम मेंटेन होती थी। मेट्रोपॉलिटन कोर जो मगध को कहा जाता था वो मेट्रोपॉलिटन कोर था, सिटी था, अर्बन एरिया था, रिच रिसोर्सेस एरिया अलग अलग थे जैसे कोशाल, अवंती, गंधार, और पेरिफेरीज जो थे मतलब दूसरे चीजें जहां पे जो ट्रेड वगैरह वगैरह मेंशन होती थी वो पेनिनसुलर इंडिया और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डरलैंड से मेंटेन होती थी। ईच रिसीविंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रेशन एंड अटेंशन। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, अटेंशन दिया जाता था, ठीक है। इकोनॉमिकली द मौर्यन एम्पायर हैड स्ट्रॉन्ग एग्रेरियन बेस कॉम्प्लीमेंटेड बाय कंट्रोल ओवर ट्रेड, इंडस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो मौर्यन का जो मेन इंपॉर्टेंट इकोनॉमी था वो एग्रेरियन था, मतलब एग्रीकल्चर था, ठीक है, जो कि साथ साथ में क्या क्या था जो कंट्रोल करता था ओवर ट्रेड को, इंडस्ट्री को, नेचुरल रिसोर्स को, ठीक है। यही मतलब एग्रीकल्चर के थ्रू से ही कंट्रोल किया जाता था। द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन प्लेड अ पिवोटल रोल इन मौर्यन इकोनॉमी। तो रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मौर्यन इकोनॉमी, क्योंकि उसी हिसाब से तो अगर जितना स्टेट कलेक्ट करेगी टैक्स उसी हिसाब से तो ना बनेगा आपका, उसी हिसाब का आपका डेवलपमेंट होगा स्टेट में। द स्टेट्स कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम अर्बन एरिया, सेल्स टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, रूरल लैंड्स, लैंड रेवेन्यू और भाग, क्राउन लैंड्स कॉल्ड सीता एंड इरिगेशन टैक्सेस, फॉरेस्ट, पास्चर्स एंड ट्रेड रूट्स, ठीक है। तो स्टेट जो कलेक्ट करती थी टैक्स कहां से, अर्बन एरिया से। अर्बन एरिया से कौन कौन से टैक्स कलेक्ट होते थे, सेल्स टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज। रूरल लैंड से क्या क्या टैक्स कलेक्ट होते हैं, लैंड रेवेन्यू और भाग, मतलब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होती थी। क्राउन लैंड्स कॉल्ड सीता एंड इरिगेशन टैक्सेस, इरिगेशन करोगे आप अपनी जमीन में तो टैक्स देना पड़ेगा। फॉरेस्ट, पास्चर्स एंड ट्रेड रूट्स, यहां से भी कलेक्शन होता था, ठीक है। समर्थरी चीफ रेवेन्यू कलेक्टर जिसको कहा जाता है, और समनिधर्त्री रॉयल ट्रेजरर, मतलब जो रक्षक थे रॉयल ट्रेजर के उसको समनिधर्त्री कहते थे, समनिधर्त्री कहते थे, और समर्थरी कहते थे चीफ रेवेन्यू कलेक्टर को। मैनेज्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये लोग मैनेज करते थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और ये रखते थे। The Arthashastra refers to at least 22 type of taxes collected from cities and detailed rates such as 1/6 of the produce for land revenue and up to 1/3 of the irrigation tax. Though the practical enforcement remains debated, Mauryan economically policy extended to control over production sectors like salt, liquor, arms. देखो कहा जाता है कि डिटेल अर्थशास्त्र में 22 टाइप के टैक्सेस के बारे में कहा गया है, जैसे जो सिटीज से कलेक्ट किया जाता था, और डिटेल रेट भी बताया गया कहां पे 1/6 होती थी, कहां पे 1/3 होता था, ठीक है। इरिगेशन के लिए कितना टैक्स था। फिर भी कहा जाता है कि प्रैक्टिकल एनफोर्समेंट अलग थी, ठीक है, मतलब लिखा कुछ और गया है, लिया कुछ और गया है, तो ये अलग बात है, वो तो डिबेट की बात है, तो हम भी नहीं जाएंगे। और भी कुछ टैक्सेस थी जो कंट्रोल करती थी प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट, लिक्यर, आर्म्स, इसके ऊपर भी टैक्सेस लगती थी, ठीक है, एंड टेक्सटाइल, इसके ऊपर भी। इवन मार्जिनल ऑक्यूपेशंस, और कुछ कुछ छोटे छोटे जो काम थे मार्जिनल ऑक्यूपेशन जिसको कहा जाता है, जैसे जुआ, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, वेयर टैक्स्ड एंड रेगुलेटेड, तो इसको भी रेगुलेट किया जाता था, मतलब गलत सलत नहीं हो इधर भी, और टैक्स दिया जाता था। द स्टेट्स इंटरवेंशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेमोन्स्ट्रेट्स एन अर्ली फॉर्म ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। तो जो स्टेट का इंटरवेंशन था, जो स्टेट इंटरवेन करेगी, मतलब स्टेट रोल प्ले करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो ये कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा प्लान्ड इकोनॉमी था उस समय पे। वेयर बोथ एग्रेरियन एंड नॉन एग्रेरियन सेक्टर्स वेर मॉनिटर्ड टू एंश्योर रेवेन्यू फ्लो। तो जहां पे एग्रेरियन को और नॉन एग्रेरियन जैसे मार्जिनल ऑक्यूपेशंस, ठीक है, एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मॉनिटर किया जाता था और एंश्योर किया जाता था कि टैक्स अच्छे से मिले, रेवेन्यू ठीक ठाक बढ़े, तभी एक अच्छा स्टेट या फिर कंट्री या फिर सेक्टर, मतलब बहुत बड़ा जगह कंट्रोल में रहता है। नहीं तो कहां से मेंटेन होगा भाई इतना आर्मी रखना, ठीक है। जब तो हम लोग 18% दे रहे हैं, जब भी आज हमारे पास में मतलब आजकल मतलब मिसाइल प्रोटेक्टर्स वगैरह वगैरह है, दे रहे हैं तो तभी बन रहा है, नहीं बनेगा तो कैसे होगा, नहीं तो बाकी तो अटैक कर देंगे। अभी आजकल तो तभी भी चाइना वगैरह डरती है हमसे, वरना तो कैसे डरेगी। सोसाइटी अंडर मौर्यास वाज मार्क्ड बाय स्ट्रैटिफिकेशन बट आल्सो मोबिलिटी, ठीक है, जो सोसाइटी थी मौर्य के अंदर में स्ट्रैटिफिकेशन थी बट इसमें मोबिलिटी भी थी ठीक तरह से, मतलब हल्का फुल्का भी था, स्ट्रैटिफाइड तो था ही, मतलब तरीके से बना हुआ था, पर थोड़ा बहुत चलता था, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब था, मोबिलिटी थी। द अर्थशास्त्र प्रेजेंट्स अ फंक्शनल व्यू ऑफ कास्ट। अर्थशास्त्र में लिखा गया है,
फंक्शनल व्यू ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट के हिसाब से कैसे कैसे फंक्शन किया जाता था, मतलब कौन कौन से कास्ट क्या क्या फंक्शन या फिर क्या क्या काम करते थे। वेयर रोल्स वर डिटरमाइंड बाय ऑक्यूपेशन रादर देन बर्थ, जहां पे ऑक्यूपेशन के ऊपर से रोल बताया जाता था, आपका ऑक्यूपेशन के ऊपर से आपका रोल बताया जाएगा, आपका कास्ट डिसाइड किया जाएगा, आपको कहा जाएगा क्या काम करते हैं, ना कि जन्म के अधिकार से। ठीक है, आपका जन्म यहाँ हुआ तो आप वही काम करेंगे, ऐसा नहीं। वुमेन वेर इन्वॉल्व इन वीविंग, वुमेन सिलाई विलाई में इन्वॉल्व थे, ठीक है, वीव करते थे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में भी इन्वॉल्व थे, एंड समटाइम एस्पियोनाज, तो वुमेन एस्पियोनाज मतलब स्पाई भी थे, ठीक है। प्रोस्टिट्यूट्स एंड एंटरटेनर्स वेर ऑर्गेनाइज्ड अंडर स्टेट सुपरविजन एंड कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रेजरी, तो प्रोस्टिट्यूट्स और एंटरटेनर जो थे नाच गान करने वाले, ठीक है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड थे, मतलब तरीके से स्टेट के कंट्रोल में थे, मतलब ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं, सुपरविजन में थे, और ट्रेजरी में भी ये कंट्रीब्यूट करते थे, टैक्स देते थे। The state thus played a role in shaping not just political order but also economic roles and social configurations. तो स्टेट सिर्फ ना कि पॉलिटिकल रोल प्ले करती थी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, बट इसमें इकोनॉमिक रोल भी स्टेट प्ले करती थी, ठीक है, कहां से टैक्स लेना है, कहां से नहीं लेना है, कितना लेना है नहीं लेना है, और सोशल कॉन्फ़िगरेशंस में भी रोल प्ले करती थी, मतलब सोसाइटी को कैसे रखना है नहीं रखना है, ठीक है। द पोस्ट मॉरियन पीरियड सॉ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ दिस लार्ज एम्पायर इनटू रीजनल किंगडम्स एंड क्लैन बेस्ड पॉलिटिक्स, तो बाद में जब मॉरियन एम्पायर धीरे धीरे फ्रैगमेंट होना शुरू हो गई, मतलब डिवाइड होना शुरू हो गई, ठीक है, लार्ज एम्पायर धीरे धीरे छोटे छोटे किंगडम्स में बंटते गए, क्लैन बेस्ड पॉलिटीज हो गया, मतलब अलग अलग क्लैन के लोग बन गए, मतलब ये हमारा पार्ट है, ये हम करेंगे। डायनेस्टीज, जैसे कुछ कुछ डायनेस्टीज उस समय पे आई, जैसे शुंगा, सातवाहन, इंडो ग्रीक्स, शाका, कुशना डोमिनेटेड डिफरेंट रीजन, तो अलग अलग रीजन ये लोग अपने अपने कैप्चर में ले लिए। दिस पोस्ट मॉरियन स्टेट्स मेंटेन्ड सम मॉरियन इंस्टीट्यूशंस बट ऑल्सो एडेप्टेड देम टू लोकल कंडीशंस, तो ये कुछ वो पोस्ट मॉरियन स्टेट्स थे जो मॉरियन के इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करते थे, अडेप्ट करते थे उसके टेक्निक्स को, बट कुछ लोकल कंडीशंस को मेंटेन करते भी थे, ठीक है, मतलब लोकल कंडीशंस के हिसाब से भी चलते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सारा वैसा ही चले, क्योंकि उतना बड़ा तो एम्पायर नहीं था, कि उनका एम्पायर बहुत बड़ा था मॉरियन का, तो उनके कंट्रोल का सिस्टम भी अलग था। क्लैन बेस्ड रिपब्लिक्स जैसे गणशंगास, ठीक है, एंड शाका क्षत्रपास इन वेस्टर्न इंडिया रिप्रेजेंटेटिव ऑल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके पास में अलग अलग ऑल्टरनेटिव मॉडल्स भी लेके आए ये लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज करने, मतलब चीजें को एडमिनिस्टर करने के लिए। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑल्सो बिकेम मोर रीजनली डिफरेंशिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इस समय पे जो इकोनॉमी और सोसाइटी थी ये भी अलग अलग रीजनल के हिसाब से डिवाइड होती गई और रीजनल के हिसाब से डिफरेंशिएट होती गई, मतलब जैसे जहां पे जिसका रीजन उस हिसाब से सोसाइटी होगी, उस हिसाब से इकोनॉमी की कलेक्शन होगी, इकोनॉमी होगा, ठीक है। जहां पे मान के चलो फॉरेस्ट कवर है तो वहां पे फॉरेस्ट की इकोनॉमी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होंगे, जहां पे नॉर्मल ऐसे ही आर्टिसन क्राफ्ट्समैन है तो उसके ऊपर से इकोनॉमी बनेगी, तो वो जैसे काम करेंगे उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, तो इस हिसाब से। ऑल्दो ट्रेड कंटिन्यू टू फ्लोरिश, मतलब ट्रेड चलता रहा, ट्रेड बंद नहीं होगा, ट्रेड बंद होगा तो कैसे चलेगा, ट्रेड चलता रहना चाहिए और चलता भी रहा, स्पेशली विद द सेंट्रल एशियन रोमन वर्ल्ड, तो ज्यादातर रोमन वर्ल्ड और सेंट्रल एशिया जो था, मतलब ठीक है, और अरब्स वगैरह वगैरह, वहां से ट्रेड इनका ठीक ठाक मतलब तरीके से चलता था, हर एक जो अलग अलग क्लैन बेस्ड सोसाइटीज थी, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है, हम लोग यूनिट 14 कवर अप किए हैं, ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आया, पसंद क्या मतलब आना तो चाहिए कि कितना आसानी से मैं समझा रहा हूं, ताकि कुछ लोगों को अगर दिक्कत होती है तो पूछ सकते हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं है, तो इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, कहानी की तरह समझाने की कोशिश की, तो होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और इसी के साथ हम लोग कवर अप कंप्लीट करते हैं यूनिट 14 जो कि BHIC 131 का है, तो खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ इतना इंपॉर्टेंट, देखो पीडीएफ में ध्यान कम दीजिए, दिमाग में ज्यादातर चीजों को बिठाइए, तो पीडीएफ आप खुद ही बना सकते हैं आप, ठीक है ना, तो इतना सोचना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और फेसबुक में जुड़ जाइए, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहां पे जुड़ जाइए, फॉलो कीजिए पेज को और मैसेज कीजिए कि मैं आपका कोर्स साथ में मैसेज कीजिएगा, ठीक है, आपका नाम मैसेज कीजिए, सेंटर आपका क्या है, कहां से आप हैं, उस चीज को जरूर बताना है, कमेंट में भी बताना है और फेसबुक पे भी बताना है, और आपका कोर्स क्या क्या है, तो उस हिसाब से मैं बना पाऊंगा आपके लिए वीडियो, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ में, जो लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं अगले पार्ट में यूनिट 15 में। थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए।